जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। संग्रह से उत्पादन से संग्रह, इंग्लिश में हम कहते हैं कलेक्शन, यानी कि ढेर सारा, तो ढेर सारे उत्पादन तक। आइए देखते हैं आगे। नैनवा का भोजन। आज नैनवा अपना पसंदीदा खाना बना रहे थे। चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। गोश्त वही मीट। स्क्वैश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। वही कैरी टाइप में होता है बगीचा, तो कुछ कुछ चीज़ें अपने हाथों से उगाते थे। खाते खाते नैनवा को पिछले दिन अपने स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर ऐसा क्यों था? विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। किस तरह? उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। गेहूं जो है ये उगाया जाता है जाड़े के मौसम में, और ये धान जो उगाया जाता है गर्मियों के मौसम में। तो गर्मी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जाड़े में कम। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। साथ ही लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी ठंडल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों का देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। विभिन्न प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह से लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया करते होंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था वे कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कुत्ते का जंगली पूर्वज था। वैसे सबसे पहला जो जानवर था वो पालतू बनाया गया था कुत्ता ही। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। कुत्ता हो गया, गाय हो गई, गाय, बकरी,
और सुअर, भेड़, ये सब ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। पशुपालक यानी कि पशुओं को पालना, उसे हम पशुपालक कहते हैं। पशुपालक, पशुपालक पशुओं को पालना या जानवरों को पालना, उसे हम पशुपालक कहते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। लोगों द्वारा पौधों को उगाने या जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कही गई है। अपनाए गए पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसी वजह से बसने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत ठंडले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। पालतू जानवर यही हो गए भेड़, बकरी, सुअर, गाय, ये सब इनके छोटे छोटे दांत थे। और जो जो जंगली जानवर थे, शेर, बाघ, हाथी, ये सब जंगली जानवर थे जो इनके बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। जो बसने की प्रक्रिया थी तो वह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। जो हम भोजन गेहूं, चावल, जौ का इस्तेमाल करते हैं या फल वल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो पहले हुआ करते थे वही आज भी उन्हीं की बसने की प्रक्रिया की वजह है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। क्या आते हैं? गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था जो जानवर, वह था कुत्ता। कुत्ते के बाद तब आए हैं भेड़ बकरी। एक नवीन जीवन शैली, एक नवीन जीवन शैली। अनाज के उपयोग आइए देखते हैं। बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इससे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। जैसे हम कोई चीज़ बोते हैं तो कुछ 1-2 महीने का समय लगता है उगने में। तो यही बता रहे हैं इसमें। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। जैसे अरहर की दाल, इसमें तो देखा जाए साल भर लगता है अरहर उगाने में। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था।
कोई भी फसल आज के समय में बोया जाता है तो उससे देखभाल के लिए तो समय लगता ही है, समय लगता है और रहना पड़ता है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने और बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें पता लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए। जानवर चलते फिरते भंडारण, खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे। क्या जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जानवर है जो बच्चे देते थे, उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती थी, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता था और मांस भी प्राप्त होता था। यही एक तरीका था भंडारण का। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषि और पशुपालकों के बारे में पता करें। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। शुरुआती जो कृषि थी और पशुपालक थे तो उनके कुछ साक्ष्य कई स्थान पर मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक जैसे कश्मीर में। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं को हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, क्या पता। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रहीं होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। आइए नीचे की तालिका से तुम यह जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। आइए देखते हैं। अनाज और हड्डियाँ, पुराना स्थल जिसे कहते हैं। गेहूं, जौ, भेड़ बकरी, मवेशी। ये मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान। मेहरगढ़
आज के समय में पाकिस्तान। चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल्डी हवा, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। चावल मवेशी, मिट्टी पर खुरे के निशान, ये महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूं और दलहन, गुफ कराल, आधुनिक कश्मीर। गेहूं और दलहन, कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी, बुर्जहोम, आधुनिक कश्मीर में। गेहूं हरे चने जौ भैंस बैल, ये चिरांद में, आधुनिक बिहार में। ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर, हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना ज्वार बाजरा मवेशी पय्यमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश। और जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ मिला हुआ है। तो ये तो मान लो इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं कि अनाज और हड्डियाँ, उनका पूरा स्थल कौन सा था, या कहाँ से सबसे पहले मिला था। गेहूं कहाँ से सबसे पहले प्राप्त हुआ था? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चावल जानवरों की हड्डी है, कुल्डी हवा सबसे पहले उत्तर प्रदेश से मिला था। तो यही सब ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर में बुर्जहोम पड़ता है। ये वर्तमान में कश्मीर के गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्जहोम जो था गड्ढे के नीचे बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। बुर्जहोम को हम इंग्लिश में बुर्जहोम को हम गर्तावास कहते हैं, यानी कि गड्ढों के नीचे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ठंड की सुरक्षा से मिलती होगी। जैसे गुफा के समय में गुफा में भी रहते थे, तो वहाँ पर भी ठंड और वो बरसात से भी सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसे लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। सही बात है, आज के समय में भी यूज होता है आग का, वो लकड़ियों का। एक गर्तावास का चित्र बनाओ। क्या कह रहा है? एक गर्तावास का चित्र बनाइए। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था। आज हम हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन के समय में प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। बहुत सारे औजार हैं जो हड्डियों से बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, नवपाषाण युग के कुछ ये उपकरण हैं। उपकरणों से करो या तुम्हें इनमें क्या क्या समानताएं और भेद दिखाई देते हैं। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और कभी कभी इन पर अलंकरण यानी कि बने हुए चित्र किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करते थे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज का आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे
आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरह जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वही अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज, उस समय के लोग कौन कौन सी रीति रिवाज करते थे, आइए समझते हैं। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इसी तरह परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। क्या जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं? ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे, एक दूसरे से लगाव रखते थे और इसी तरह के परिवारों के समूह को मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधे की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती थी। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों का नेता मान लिया जाता है। ये अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। पिछले के समय वही प्राचीन सभ्यता के समय। इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। सबसे पहले समझते हैं गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन? मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में
सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा है। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उनके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादातर कमरे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं, वे कैसे समझते होंगे कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस चित्र को देखो। मान लो कि सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू हुआ था। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों में बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। कूड़ा करकट के ऊपर अब धीरे धीरे जमा कर धूल मिट्टी वो ऊंचा हो जाता था, टीला बन जाता था। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचले तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जाने जाते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। परलोक आज के समय में भी माने जाते हैं, सब लोग मानते हैं। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हैं। तुम जिस जगह घर में रहते हो उनके साथ इस घर की क्या समान है। ये मेहरगढ़ का कब्र का चित्र है। ये बकरी है, ये मानव है। दाओजली हेडिंग। मानचित्र 2। दाओजली हेडिंग ढूंढो। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। दाओजली हेडिंग। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। जेडाइट संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरा स्थल से काष्ठतम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है और के औजार और बर्तन भी मिले हैं। अन्यंत्र एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर,
लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग पैदल चलते थे। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। उपयोगी शब्द कृषक, पशुपालक, नौपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर, कब्र। ये सब उपयोगी शब्द जो इस चैप्टर में इस्तेमाल किया गया है शब्दों का। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।